लीजिए ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन द मेंबर्स हैविंग नो लेस देन, ये जिन्होंने दिसंबर में अटेम्प्ट देनी है उनके लिए 10% और जिन्होंने जून में अटेम्प्ट देनी है उनके लिए 5%। वोटिंग पावर इन द कंपनी मे गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एंड सच रेजोल्यूशन टुगेदर विद दिस वोटिंग स्टेटमेंट व्हिच प्रपोज टू बी कंसीडर्ड शैल बी फॉरवर्डेड सो एज टू रीच द कंपनी। कि अगर कुछ शेयर होल्डर हैं वो रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, ये कंपनी नहीं करवा रही बल्कि शेयर होल्डर्स हैं, 10% शेयर होल्डर हैं वो ये करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये जो अपनी रेक्विजिशन है ना कि ये रेजोल्यूशन पास की है, ये उसकी बात कर रहा है कि आपने ये कब तक कंपनी को भिजवा देनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी कंपनी की शेयर होल्डर हैं 10%, आपको एक नोटिस आया कि ये जनाब जनरल मीटिंग हो रही है, तो आप ये समझती हैं जी कि हमने इसके अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करवानी है, तो आपके पास फिर 10 दिन पहले आपने कंपनी को अपनी रेजोल्यूशन भिजवा देनी है और फिर कंपनी ने उसको इमीडिएटली सर्कुलेट कर देना है। यहाँ पे ये वाली बात होती है। अब थोड़ा सा मसला ये हुआ कि चैट बुक्स गायब हो गए। मेरा स्टार्ट थोड़ा सा इशू आएगा इसको अंडरस्टैंड करने का। और आगे अच्छा जी, तो ये सारा आपका ये वाला क्वेश्चन एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ 140 वाला? और एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये आया कि 151 के 2 में बाय चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग से क्या मुराद है? तो सेक्शन 151 को देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये बात हो रही है कि जो आपकी मीटिंग होती है उसके मिनट्स को किसने साइन करना होता है। तो लॉ ये कहता है कि जो आपकी मीटिंग के मिनट्स हैं अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाते हैं बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, तो उस मीटिंग का जो भी चेयरमैन था वो उसको साइन कर दे, या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। तो नॉर्मली जो आपके मिनट्स बनते हैं ना वो अगली मीटिंग में अप्रूवल के लिए जाते हैं शेयर होल्डर्स के पास। एक मिनट जी जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। अच्छा जी, तो अगली मीटिंग में आते हैं, वो पूछते हैं जी ये लास्ट मीटिंग के मिनट्स हैं, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, तो आप बता दें क्या यही डिस्कस हुआ था? तो शेयर होल्डर कहते हैं हाँ जी ये डिस्कस हुआ था, तो फिर वो उसको अप्रूव करते हैं। तो उस मीटिंग में हो सकता है वही वाला चेयरमैन हो, और ये भी हो सकता है कि कोई और चेयरमैन हो, तो जो उस मीटिंग में बैठा होता है वो फिर उसको साइन कर देता है। बोर्ड मीटिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, उसके मिनट्स बने, अगली बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है वो फिर उन मिनट्स को साइन करता है। अच्छा जी, सारा अगर आप माइक ऑन कर लें तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको टाइप भी कम करना पड़ेगा और जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम उसको एड्रेस भी कर लेंगे। जब तक सारा माइक ऑन करती है तब तक जो टाइप हुए क्वेश्चन आएगा उसको हम एड्रेस करते हैं कि सिर्फ चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो उस
की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिसने मीटिंग कंडक्ट करवाई। बेसिकली देखें जी, जिसने मीटिंग कंडक्ट करवाई उसके बाद मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो बने। अब जो मीटिंग की प्रोसीडिंग चली थी, अगली मीटिंग में वो लोग आएंगे और जब उनको बताया जाएगा जी ये मीटिंग के मिनट्स बने हैं, वो अगर उसको ओके करते हैं तो फिर वो चेयरमैन साइन कर देगा, हाँ जी आप लोगों ने भी इस मिनट्स को एग्री कर लिया। और ना तो पहले वाला चेयरमैन अपनी मर्जी से कोई भी मिनट बना के साइन कर दे, तो वो भी ठीक है, लेकिन लॉ ने दोनों किस्म के ऑप्शन जो है वो आपको दे दी। तो और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो नॉर्मली जो चलता है वो अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन कर रहा है। शेयर होल्डर से पूछे जी कि ये मिनट्स हैं और यही डिस्कस हुआ था लास्ट मीटिंग में, वो कहते हैं जी हाँ जी यही हुआ था। तो उसके कहते हैं जी हम तो आए नहीं थे लास्ट मीटिंग में, बहरहाल ठीक है इसको अप्रूव करते हैं। और बोर्ड मीटिंग के अंदर तो खास तौर पे चूंकि वही बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उसको अप्रूव कर देते हैं। आगे एक क्वेश्चन आ गया जी कासिम का। कासिम का कहना है कि फिर न्यू ऑडियंस लेने की जरूरत नहीं है, जून 20 वाला टेस्ट होगा विंटर 2020 में। हाँ जी कासिम, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको न्यू ऑडियंस अभी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपने ये दिसंबर में पास कर लेना एग्जाम। अगर जरा सा भी शक करना तो फिर आप नई किताब ले लें। मोहम्मद नईम का कहना है कि बेयर एक्ट को हाईलाइट करने की कोई खास रिकमेंडेशंस हैं। ये जी हाईलाइटिंग स्टूडेंट अपनी मर्जी से करता है, वो जब उसको पढ़ता है और वो जिस चीज़ को समझता है कि यार ये अहम है मुझे याद रखनी चाहिए, तो वो उसको हाईलाइट कर लेता है। तो नॉर्मली आपके नंबर ऑफ डेज किसी जगह पे भी आ रहे हो आप उसको हाईलाइट कर लें। फिर आपने जो अप्रूविंग अथॉरिटीज होती हैं, कई जगहों पे एससीसीपी ने अप्रूव करना होता है, कई जगहों पे कोर्ट ने अप्रूव करना होता है, कई जगहों पे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना होता है। तो वो जो अप्रूविंग अथॉरिटीज है ना वो क्रिटिकल होती हैं। वो आपने खास तौर पे याद रखनी है कि ये फलाने काम के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए, डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स की या कमीशन की या कोर्ट की, उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। और डेज को आपने हाईलाइट करना है। ये दो चीजें मेरे ख्याल से क्रिटिकल हैं आपके कॉर्पोरेट लॉ के लिए। ले जी एक क्वेश्चन है उमैर इफ्तिखार का जो कि उसने कल पूछा था, और जो लोग कल क्लास में नहीं थे उनको भी बता देते हैं वो क्वेश्चन क्या था। बल्कि आपसे मेरा पहले ये क्वेश्चन है कि ये बताएं कि पोल डिमांड करने के लिए आपके पास कितने परसेंट वोटिंग पावर होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं जी पोलिंग करवानी है, शो ऑफ हैंड पे फैसला ना किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन, एक आंसर है जी 10% से ज्यादा, और एक आंसर है एटलीस्ट 10%। इन दोनों में फर्क है, सारा और नहीं आपको पता होगा। 10% से ज्यादा का मतलब ये है कि 10.0001% होना जरूरी है, सिर्फ 10% वाला नहीं कर सकता। और एटलीस्ट 10% का मतलब ये है कि 10% वाला भी डिमांड कर सकता है। तो ये आपने सही जवाब देते कि 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। आप कल क्वेश्चन ये आया था कि अगर कंपनी ने अपने ट्रेजरी शेयर जो है वो परचेज किए हुए हैं, तो फिर जो 10% आपने लेना वो किस अमाउंट का लेना है, पेड अप कैपिटल का लेंगे या कि पेड अप कैपिटल में से ट्रेजरी शेयर्स को माइनस करेंगे तो फिर उसका 10% लेंगे। ये क्वेश्चन था कल उमेर का। तो उसका जो आंसर है वो हम चलते हैं जी सेक्शन 88 के ऊपर, जहाँ पे हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा और आज का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ले जी आज का हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। हम बायबैक ऑफ शेयर्स को पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसको एड्रेस करते हैं कि इसका हमने क्या करना है। तो सेक्शन 88 को पढ़ेंगे और फिर रेगुलेशन पढ़ेंगे। पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force or the memorandum and articles। कि इस लॉ में जो मर्जी लिखा हो, किसी दूसरे लॉ में भी जो मर्जी लिखा हो, और आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में भी जो मर्जी लिखा हो, उसके बावजूद कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी, दिसंबर के टाइम वाले तरह गौर से पढ़ लें, लिस्टेड कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन एंड रेगुलेशन जो भी होंगे परचेज इट्स ओन शेयर्स। तो लिस्टेड कंपनी अपने शेयर परचेज कर सकती है, या लॉ ने उनको ये अख्तियार दे दिया अगर वो परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। द शेयर परचेज बाय द कंपनी में आइदर बी कैंसल्ड और हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स। तो जो आप शेयर परचेज करेंगे आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना पेड अप कैपिटल खत्म कर दें,
और आप उसको ट्रेजरी शेयर यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी रख सकते हैं, जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आएगा। तो पेड अप कैपिटल उतने का अपना रहेगा और आपके जो ट्रेजरी शेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ट्रेजरी शेयर के तौर पे आप ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बता दूं, ये हमने एससीसीपी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है अमेंडेड कंपनीज एक्ट, जिसमें ये जो ब्लू कलर में है ना, ये अमेंडमेंट्स आई हुई हैं। तो ब्लू कलर में डिलीट हुआ हो या ऐड हुआ हो, इसका मतलब यह है कि ये अमेंडमेंट्स हैं जो कि दिसंबर की अटेम्प्ट में एग्जामिनेबल नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। नंबर 3 में कह रहा है जी, दी शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी एज ट्रेजरी शेयर्स शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। ठीक है जी। अच्छा, जब आप लॉ पढ़ रहे थे ना, लॉ पढ़ने का तरीका क्या बता दूं, यहाँ पे शैल के बाद एक कोमा लगा हुआ है। इस कोमे के बाद आप देखते हैं यार अगला कोमा कहाँ पे है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इस दरमियान वाली फ्रेज को आप छोड़ के पढ़ेंगे तो जरा जल्दी समझ आ जाएगा लॉ। अगर इसको पढ़ के पढ़ेंगे तो फिर भी समझ आ जाएगा, लेकिन जरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये मैंने यहाँ तक कोमे से कोमे तक छोड़ दिया था ताकि पढ़ने में आसानी रहे। दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। The shares held by the company as treasury shares shall be subject to the following conditions। कि उन ये कंडीशन उनके ऊपर लगेंगे। सबसे पहली कंडीशन है उमेर, वो उससे देख लेना। The voting rights of these shares shall remain suspended। तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। जब वो इनके शेयर के वोटिंग राइट सस्पेंड हो गए तो आप उमेर बताएं कि आप वो 10% जो आपने लेना है, 1/10 वोटिंग पावर पोल डिमांड करने के लिए, वो किस अमाउंट की ली जाएगी। ओह वेरी गुड। नहीं जी, उमेर इफ्तिखार ने खुद अंडरस्टैंड कर लिया है। नहीं लेंगे मतलब कि नहीं लेंगे क्या मतलब है कि जी इसको एक्सक्लूड कर देंगे। पेड अप कैपिटल में से आप इसको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि अब आपके जो नेट वोटिंग राइट्स हैं आपने वो लेने हैं ना, उसका आपने 10% देखना है, उसके मुताबिक आप करेंगे। लॉ ने डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ये हमने यहाँ से पढ़ के इसको अंडरस्टैंड किया और इसके मुताबिक अगर एग्जाम में उसमें की कोई चीज़ डाल दे तो आप ये वाली लिखाना है कि वो बंदा पोल डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है जी। और इसके इसी को बढ़ते बढ़ते दानिश का क्वेश्चन आ गया है कि अगर शेयर्स कैंसिल हो जाएं तो ऑथोराइज कैपिटल रिड्यूस होता है या नो इफेक्ट। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता ऑथोराइज के ऊपर। ठीक है दानिश। नंबर 2 पे वो ये कहता है कि जो कैश डिविडेंड है नो कैश डिविडेंड शैल बी पेड। क्या आपने इन शेयर्स को, अगर आपने उनको ट्रेजरी शेयर के तौर पे रखा हुआ है तो आपने कोई कैश डिविडेंड नहीं देना। नो अदर डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कैश में या अदरवाइज है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे हैं एसेट्स की वाइंडिंग अप के ऊपर तो वो भी आपने नहीं देनी इन शेयर्स के ऊपर। ये बात लॉजिकल है कि नहीं है कि ट्रेजरी शेयर के ऊपर आपने कैश डिविडेंड नहीं देना, क्योंकि आप अपनी एक पॉकेट से निकालेंगे भी तो होल्डिंग टैक्स पे करेंगे और फिर अपने दूसरे बैंक में जमा करवा देंगे, तो इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया कि आप इसके ऊपर डिविडेंड ना दें। बिल्कुल लॉजिकल बात है, सही आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। Provided that nothing in the subsection shall prevent an allotment of shares as fully paid bonus shares in respect of treasury shares। तो बोनस शेयर जो है ना वो आप दे देंगे ट्रेजरी शेयर के ऊपर, उसे नहीं रोका जा रहा। The payment of any amount payable on the redemption of treasury shares। जो ट्रेजरी शेयर्स हैं अगर वो रिडीमेबल शेयर्स थे तो जब आपने उनको रिडीम करना है तो फिर आप उसकी रिडेम्पशन कर सकते हैं। नंबर 4 में ये कहता है कि जो बोर्ड है ना, बोर्ड मीन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिकमेंड करेगा। शेल का मतलब है कि बोर्ड नहीं करना है, सीईओ साहब नहीं कह सकते जी शेयर परचेज कर लें। तो बोर्ड की मीटिंग कॉल की जाएगी जिसमें बोर्ड ये अप्रूव करेगा और मेंबर्स को रिकमेंड करेगा कि शेयर परचेज कर लिए जाएं। जो डिसीजन है बोर्ड का वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा दी नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज्ड टू बी परचेज्ड, कि कितने शेयर परचेज करने हैं, पर्पस ऑफ द परचेज, कि परचेज का मकसद क्या है, यानी कि कैंसिल करना चाहते हैं या कि इसको होल्ड करना चाहते हैं एज ट्रेजरी शेयर्स। परचेज प्राइस भी बोर्ड ने बतानी है कि परचेज प्राइस क्या होगी। पीरियड बताना है विद इन विच दी परचेज शैल बी मेड। सोर्स ऑफ फंड्स बताएगा बोर्ड। जस्टिफिकेशन देगा परचेज क्यों करना चाह रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर।
इफेक्ट क्या आएगा वो भी उसमें बताना है। नंबर 5 में कहता है कि the purchase of shares shall be made only under authority of a special resolution। कि स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करेंगे तो फिर ही आप परचेज कर सकते हैं। तो बोर्ड बेसिकली रिकमेंड कर रहा है और शेयर होल्डर्स की फिर अप्रूवल हो रही है एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर 6 पे कहता है The purchase of shares shall be made within a period as specified in the regulations। तो जो इसका पीरियड है ना वो रेगुलेशन में बताया गया, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अंदर आपने ये परचेज करनी है। एक क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन को जरा एड्रेस कर लेते हैं। सारा का कहना है कि बोनस शेयर्स के वोटिंग राइट होते हैं। जी बिल्कुल, बोनस शेयर्स जो है वो बिल्कुल आपके ऑर्डिनरी शेयर होते हैं और उनके ऊपर सारे राइट्स होते हैं जो कि ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। नंबर 7 पे कहता है द प्रपोजल ऑफ द बोर्ड टू परचेज शेयर्स shall on conclusion of the board meeting be communicated to the commission and to the stock exchange। ये लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। ऑन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। तो जैसे ही आपकी बोर्ड की मीटिंग खत्म होगी उसी टाइम पे आपने इन दोनों को इन्फॉर्म कर देना है, कमीशन को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी। The purchase of shares shall always be made in cash and shall be out of distributable profits or reserves specifically maintained for the purpose। अब यहाँ पे जो अकाउंटेंट लोग होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं यार ये कैश में शेयर परचेज करने होंगे, यानी कि हमारे बंदे से शेयर लेंगे और उसको नोट गिन के देंगे, ये तो वाले इतने पैसे बनते हैं, इतने पैसे बनते हैं। कैश हमारी अकाउंटेंट की नज़र में तो कैश का मतलब करेंसी नोट्स हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कैश का मतलब ये होता है कि आपने उसके अगेंस्ट मनी देनी है। यानी कि आपने ये नहीं कहना कि यार आप ऐसा करें हमें शेयर दे दें, को हमसे कुछ कंप्यूटर ले लें या टेबल्स ले लें या चेयर्स ले लें, वो होती है कैश, वो इन काइंड होता है। तो लॉ में यहाँ की कैश लिखा होगा तो उसका मतलब आपने करेंसी देनी है कि आप उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं, वो कैश ही कंसिडर होएगा। ठीक है जी। एंड शैल बी आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स और रिजर्व स्पेसिफिकली मेंटेन फॉर द पर्पस। अच्छा, जो मेरा कहना है जी, कौन से रिजर्व स्पेसिफिकली मेंटेन फॉर दिस पर्पस। बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के फ्यूचर में शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप अभी से क्या करेंगे, एक अपने बोर्ड से अप्रूवल लेंगे जी कि हम इतनी अमाउंट अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली हम इसमें से शेयर परचेज कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया स्पेसिफिक रिजर्व तो आप अपने प्रॉफिट, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। 9 नंबर पे कहता है जो परचेज ऑफ शेयर शैल बी मेड आइदर थ्रू अ टेंडर ऑफर और थ्रू दी सिक्योरिटीज एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं और टेंडर अखबार में इश्तेहार देके भी आप परचेज कर सकते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड। The company may dispose of the treasury shares in a manner as may be specified। तो अगर ट्रेजरी शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए हैं, उसको ट्रेजरी शेयर के तौर पर रखा हुआ है, तो उसको अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो उसके भी रूल बताए गए हैं जो कि हम पढ़ेंगे, उसके मुताबिक आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एक जी आपने रजिस्टरमेंट करना है जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें जो मेंशन कर दे रही है। नंबर 12 को पढ़ते हैं आप, फिर चलते हैं जी रेगुलेशन की तरफ। एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू पेनल्टी। अच्छा जी, ये पेनल्टी के हवाले से मेरे ख्याल से कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, तो पेनल्टीज नॉर्मली हम क्लास में पढ़ते हैं। ये था जी सेक्शन 88 और चलते हैं जी अब हम अपने रेगुलेशंस की तरफ, जो कि लास्ट अमेंडेड हैं आपके इसी साल 2020 में, ये थोड़े से अमेंड हुए हैं। तो ये अमेंडेड वाले मैंने डाउनलोड किए हैं और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की उसकी। तो इनको जी हम पढ़ते हैं रेगुलेशंस को, और पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन एक आया हुआ है, व्हाट आर ट्रेजरी शेयर्स। दानिश का क्वेश्चन है। अच्छा जी, ट्रेजरी शेयर्स बेसिकली ये हैं कि आपकी फॉर एग्जाम्पल नेस्ले कंपनी है आपकी, नेस्ले लिमिटेड अगर स्टॉक मार्केट से अपने ही शेयर परचेज कर ले तो उसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। वो जो अपने शेयर परचेज करेगी नेस्ले, उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो शेयर परचेज करके अपना पेड अप कैपिटल को कैंसिल कर दे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि उनको कैंसिल ना करे बल्कि उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख ले। तो अगर नेस्ले अपने शेयर परचेज करके इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेगी तो उसे हम कहेंगे ट्रेजरी शेयर्स।
ठीक है जी दानिश। कासिम का क्वेश्चन है कि लेवल 1 और लेवल 3 पेनल्टी एट स्टैंडर्ड स्केल के क्या मीनिंग होते हैं। ये जी स्केल एक उन्होंने दिया है पेनल्टी लगाने का, और उसमें 3 स्केल हैं। इसमें नहीं आ रहा वो, उसमें उसने बताया कि लेवल 1 के ऊपर 50,000 तक की पेनल्टी है, लेवल 2 पे फिर बढ़ जाती है, लेवल 3 पे और बढ़ जाती है। तो वो एक आगे सेक्शन है, वो हम उसको एक नज़र लगा लेंगे, वो वहाँ पे पेनल्टियाँ सारी लिखी। अच्छा जी, अब आपको मैं ये थोड़ा सा मैंने बताया नहीं कि ये बाय बैक की नीड क्यों आई और कंपनी अपने शेयर पहले इशू करती है फिर बाय बैक क्यों करना चाहती है। तो बेसिकली होता यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यू हो जाए, यानी कि वो कंपनी ये समझ जाए कि मेरे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये लोगों ने बहुत सस्ते कर दिए हैं, शेयर बहुत नीचे आए हैं, वैल्यू डाउन हो गई है, तो फिर वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर बायबैक कर लेती है सस्ते, और बाद में कीमत जब चढ़ जाती है तो वो बेच देती है। तो उससे फायदा ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं उनको एक अच्छी कीमत पे शेयर बेचने के लिए ऑप्शन मिल जाती है, वो बेचना चाहते हैं तो बेचते हैं, और कंपनी को फायदा ये होता है कि उसके शेयर की जो वैल्यू है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। तो इसलिए फिर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि कंपनी जो हम अपने शेयर वगैरह अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सेक्शन इसका रेगुलेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर रेलिवेंट जो था सेक्शन 88 वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी डेफिनेशंस हैं। यही चलते हैं जी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर दी परचेज, कि एलिजिबल कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं जो कि अपने शेयर बाय कर सकती हैं। तो लॉ ये कहता है कंपनी शैल बी एलिजिबल टू परचेज इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, कि उसको लिस्ट हुए हुए कम से कम 3 साल हो चुके हों स्टॉक मार्केट में। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन रुक गई है, 1 मिनट। ये नजर आ रही है, और अब चैट बॉक्स खत्म हो गया। चैट बॉक्स आ गया। ये बड़ा मसला है यार, स्क्रीन गायब होती है तो चैट बॉक्स चला जाता है जब आती है। अच्छा जी, बैल चैट बॉक्स आ गया। हसन अली को स्क्रीन नजर आना जरूरी है। हसन, हसन आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है? ओके जी, और किसी स्टूडेंट को नींद आ रही है? ये जो उमैर इफ्तिखार का जरा माइक ऑन करते हैं और उससे थोड़ी सी जरा गपशप लगाते हैं, ताकि जो है नींद का गलबा नहीं आना चाहिए, वरना आप लो पढ़ नहीं सकेंगे। जी उमैर, अपना माइक ऑन करना है यार। यार ये लॉ जो है ना मिलजुल के भाई पढ़ना पड़ेगा। मैं लगता सो ही गया। तो नींद आपकी उड़ी कि नहीं उड़ी अभी? वो कह रहे हैं मेरे हैंड फ्री खराब है। ले जी चलते हैं फिर पढ़ते हैं इसको, कि ऐसी कंपनीज अपने शेयर बायबैक कर सकती हैं जो कम से कम 3 साल के लिए लिस्टिंग उनकी गुजर चुकी हो। तो वो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन में डाल के दे सकता है जी कि कंपनी की इस डेट को लिस्ट हुई थी और इस डेट को बोर्ड मीटिंग है जिसके अंदर वो अपने शेयर बायबैक करना चाहते हैं। तो आपने फोन कैलकुलेट करना है यार, इसको 3 साल हो गए ना कि नहीं हो गए कम से कम, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट यह है कि इट इज कंप्लाइंट विद द मिनिमम कैपिटल और इक्विटी रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई मिनिमम कैपिटल या इक्विटी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, तो उसके साथ उसको कंप्लाइंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बैंकों की रिक्वायरमेंट है कि उनका 13 अरब का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, तो अगर उससे कम उनका कैपिटल जाए तो अपने शेयर नहीं बाय कर सकते। इस तरह लीजिंग कंपनीज या एनबीएफसी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम कैपिटल की, तो वो उन्हें मीट करनी करनी है। ठीक है, आपके एग्जाम में वो ये रिक्वायरमेंट नहीं पूछेगा। ये आपको बस ऐसे ही पता होना चाहिए कि जो भी मिनिमम आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ये डिफरेंट किस्म की है, तो ये पता होना चाहिए कि वो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और बैंकों की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेट बैंक के जो रेगुलेशन है वहां पर मेंशन है, और एनबीएफसी की जो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है वो एनबीएफसी के रेगुलेशन में मेंशन है।
फिर एक है जी मिनिमम फ्री फ्लोट की रिक्वायरमेंट, जो वो भी आपकी कंप्लाइंट होनी चाहिए। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपकी जो कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास हैं, जो कि ट्रेडेबल हैं, उसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज के मुताबिक अब वो प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पहले एग्जिस्ट करती थी कि आपके 25% का फ्री फ्लोट होना चाहिए स्टॉक मार्केट। ठीक है जी? तो वो आपकी कंप्लाइंट होनी चाहिए। और इसके बाद आगे वो कहता है कि जो लिस्टिंग रेगुलेशन में या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, ये कंप्लाइंट होनी चाहिए आप। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को याद करने का तरीका यही है कि एक क्वेश्चन कमेंट आ गया, वो ये कह रहा है जी कि एसआरओ भी आया है 25% का। जी, वो जो एसआरओ है ना, इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है, वो नीचे अमेंडमेंट जाके लिखी हुई है। नीचे ये लिखा था कि 25% से नीचे नहीं जाना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं कि 20% का फ्री फ्लोट होना चाहिए, तो इन रेगुलेशन में पहले लिखा हुआ था 25%। तो वो आपस में फिर क्लैश आ जाता, तो इन्होंने इसको नीचे जाकर उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि मिनिमम फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट जो भी होगी स्टॉक एक्सचेंज को पूरी करनी है। वो 25% हो, 20% हो, 15% हो, जितनी भी होगी वो आपने वो नीचे जाके हम देखेंगे, उन्होंने डिलीट कर दिया। तो दिखा देता हूँ पहले, ताकि रूह की तसल्ली हो जाए और हम आगे पढ़ लें। ये है, यहाँ से ये उन्होंने डिलीट कर दिया। ये 25% वाला लिखा हुआ था, ये इन्होंने 28 जनवरी को डिलीट कर दिया। क्यों भाई? नहीं, वो सारा आप लोग यही बात कर रहे थे। ओ बिल्कुल। तो ये मसला हो गया जी हाल। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया, ये शेयर होल्डर ओन शेयर्स फ्रॉम फ्री फ्लोट एज वेल एज प्राइवेटली हेल्ड। बेसिकली जो भी सीडीसी के अंदर शेयर्स आए हुए हैं आपके, वो फ्री फ्लोट फॉल करते हैं, जो कि ट्रेड हो सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर आपने किसी भी कंपनी का फ्री फ्लोट देखना, वो बहुत आसान तरीका है। आप इंटरनेट पे जाएंगे और आप ये वाली वेबसाइट खोलेंगे, dps.psx.com, और यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का नाम डाल दें। आज मैं नेस्ले का जिक्र किया, तो नेस्ले का डाल देते हैं, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। उसको क्लिक किया, उसका सारा डाटा आपके सामने आ गया। थोड़ा सा ये नीचे जाएंगे तो ये आ गया फ्री फ्लोट। इसके इतने शेयर्स हैं और फ्री फ्लोट इसका 10% है। स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट। अब मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा ना, जी अब स्क्रीन नजर आ रही है? तो ये जो वेबसाइट है ना, dps.psx.com.pk, इसके अंदर यहाँ ऊपर आप किसी भी कंपनी का नाम डालें तो वो कंपनी का सारा डाटा आपके सामने आता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेस्ले का डाटा खुला। जी अब स्क्रीन नजर आ रही है? तो ये जो वेबसाइट है ना, dps.psx.com.pk, इसके अंदर यहाँ ऊपर आप किसी भी कंपनी का नाम डालें तो वो कंपनी का सारा डाटा आपके सामने आता है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेस्ले का डाटा खुला। तो इसके अंदर हम नीचे गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसका फ्री फ्लोट कितना वो लिखा हुआ है। अगर आप किसी और कंपनी का चेक करना चाहते हैं, अपनी पसंद की कंपनी का नाम बताना है तो बता दें, वरना यहाँ पे हम डाल देते हैं जी पार्क्स मोटर कंपनी। इसका फ्री फ्लोट है 26.4%। अच्छा जी, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हम बायबैक की रिक्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो रेगुलेशन पुराने वाले थे, वो उसके अंदर अमेंडमेंट आई है। पुराने रेगुलेशन में नीचे ये लिखा हुआ था कि जब आप अपने शेयर बायबैक करेंगे ना, तो आपका, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से बायबैक कर रहे हैं ना, तो ये 25% मैंने आपको दिखाया दिखाया है, ये वाला, ये वो शेयर है जो पब्लिक के पास है, ट्रेड के लिए अवेलेबल है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल सुजुकी अपने शेयर बायबैक करना चाहे, तो ये इस 26% में से उसने बायबैक करना है। तो पहले लॉ ये कहता था कि ये जो फ्री फ्लोट है ना, ये आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सुजुकी अपने शेयर 10% बायबैक करे तो ये 16% पे आ जाएगा फ्री फ्लोट। सालिया समझ आई इस बात की कि नहीं, जितनी अभी बताइए। तो रेगुलेशन ये लिखा हुआ था कि आपका ये 25% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो कंपनीज ने कहा जी कि आपने ये रिक्वायरमेंट लगा दिया, तो उसकी बेस के ऊपर हम तो बायबैक कर नहीं सकते। तो फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि ठीक है, हम ये कंडीशन को वेव करते हैं, हम वहाँ पे उसको डिलीट कर देते हैं। तो रेगुलेशन मैं खोलता हूँ और पता नहीं अभी आपसे शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रेगुलेशन आपके सामने आ गया? ठीक है जी, तो हम चलते हैं 25% के ऊपर पहुंचेंगे तो वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये कंप्लाइंट होना चाहिए विद मिनिमम कैपिटल इक्विटी रिक्वायरमेंट के साथ, और इट हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ इट्स मेंबर फॉर परचेज थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। ये वाली बात ओवरलैपिंग है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर ये, कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात ऑलरेडी लिखी हुई थी, उन्होंने यहाँ पर दोबारा लिखी है। अगली रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की है कि बोर्ड हैज अंडरटेकन दैट, अंडरटेकन का मतलब यह है कि वो एक अंडरटेकिंग देंगे, एक एफिडेविट देंगे या एक अंडरटेकिंग देंगे कि फंड्स स्पेसिफाइड फॉर द परचेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी आर अवेलेबल विद द कंपनी। तो जो फंड्स हैं वो कंपनी के पास अवेलेबल है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात यह कि आफ्टर द परचेज द परचेजिंग कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम, कि जब हम अपने शेयर परचेज कर लेंगे, क्योंकि परचेज करने में आपके काफी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आपने ये कहना चाहिए कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड अप टू द एंड ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग 12 मंथ्स। यानी कि वो यहाँ सादा जुबान में कहना चाहता था नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो उसने लेकिन ये इंग्लिश इतनी लंबी चौड़ी लिख दिया ताकि जरा समझने में आपका लगे टाइम।
ठीक है, तो यानी कि आप गोइंग कंसर्न है, ये आपने अंडरटेकिंग देनी है कि हम गोइंग कंसर्न है, हम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, परचेजिंग कंपनी शुड नॉट बी ऑन द डिफॉल्टर काउंटर। जो एससीसीपी के अंदर कंपनियां कंप्लायंस नहीं करती, वो उनको डिफॉल्टर काउंटर पे डाल देता है, एससीसीपी कह रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे आपकी कंपनी नहीं होनी चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी शैल नॉट प्रपोज और रिकमेंड अ परचेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो उसने बोर्ड रिकमेंड नहीं करना। क्या जी, अगर आपकी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो चुकी है फिर नहीं करना। अगर आपकी कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नहीं नहीं की जी, पसंदीदा टर्म्स आ गई हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर या डी मर्जर, अगर उसके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, अनलेस परचेज इस अरेंजमेंट का हिस्सा है तो फिर आप कर सकते हैं, वरना आपने बाय बैक नहीं करना। और पब्लिक ऑफर फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ द परचेजिंग कंपनी हैज बीन अनाउंस्ड, ये आपने इसको बंदा एक्सप्लेन कर सकता है? कोई बंदा अपना माइक ऑन कर ले, बल्कि मैं नाम बताऊंगा। जी उस्मान इकबाल या जैनुल आबिदीन। जी सर। हाँ जी, ये आपने बताना है कि इसका क्या मतलब है, तो कहाँ चला गया यार? मतलब ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर किसी ये हाईलाइट। अगर किसी ने पब्लिकली ऑफर कर दिया है कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने, हम्म, आवाज नहीं आई। सर अगर पब्लिक ऑफर किसी ने पब्लिक ऑफर कर दिया है किसी कंपनी के शेयर्स के एक्विजिशन की, तो जो बायबैक प्रपोज किया गया है या रिकमेंड किया गया है उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे उस बायबैक को। यानी कि अगर नेस्ले के शेयर को एक्वायर करने की किसी ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो फिर नेस्ले अपने शेयर बायबैक नहीं कर सकती, ऐसा ही है? डायरेक्टर्स जो है पहले उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे, वो एजीएम में रिकमेंड ही नहीं जाएगी। करेगी, बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए जैन ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर दिया। और आगे जी वो कहता है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एन अर्लियर जनरल मीटिंग इन विच द परचेज वाज डिसअप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, कि अगर आप मेंबर्स के पास पहले लेकर गए थे जब अपने शेयर बायबैक करना चाहते हैं, लेकिन मेंबर्स ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप 6 माह तक वेट करेंगे, और जब तक 6 महीने गुजर जाएंगे आपने बायबैक नहीं करना। और ये जो है ना बेसिकली लॉ के अंदर इसको उन्होंने जी दे दिया, इसको जी नहीं देना चाहिए था, ये 3 के नीचे 4 होना चाहिए था, तो फिर इसकी थोड़ी सी इंग्लिश की सेंस बन जाती है। यानी हाँ जी, ये थी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम परचेज प्रोसीजर पढ़ने से पहले क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे परचेज प्रोसीजर। क्वेश्चन है जी कि अंडरटेकिंग देने कोई एविडेंस नहीं चाहिए। हाँ जी, आपने अंडरटेकिंग देनी है, एविडेंस नहीं देना कि हमारी कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है और वो कोई कंसर्न है। ये जी प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तो आपको पता ही होगा कि बोर्ड ने रिकमेंड करना है और शेयर होल्डर ने अप्रूव करना है। तो रेगुलेशन ये कहते हैं कि जो जनरल मीटिंग है जिसके अंदर आपने रेजोल्यूशन पास करनी है, आपने इसको 30 दिन के अंदर अंदर कंडक्ट करना है। और 30 दिन आपके स्टार्ट होंगे जिस दिन आपके बोर्ड ने फैसला किया था कि हम अपने शेयर बायबैक करें, वहां से आप काउंट करें 30 डेज के अंदर आप अपनी एजीएम कंडक्ट करें। जो परचेजिंग कंपनी शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट विदिन 2 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग ऑफ दिस स्पेशल रेजोल्यूशन। जब फिर वो रेजोल्यूशन पास कर देंगे उसके 2 दिन के अंदर आप कर देंगे पब्लिक अनाउंसमेंट कि हम अपने शेयर बायबैक करना चाहते हैं, शेयर होल्डर जब अप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट में कहता है जो बोर्ड है कंपनी का, वो बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑथोराइज करेंगे एक ऑफिसर को कंपनी को कि वो एज मैनेजर टू दी ऑफर के तौर पे एक्ट करे, जो कि तमाम जितनी भी लीगल कंप्लायंस है उसको वो इंश्योर करेगा। ठीक है जी। नहीं मैं कहना जी कि मेंबर प्रपोज कर सकते हैं, मेंबर किसको प्रपोज करेंगे भाई? ये वो नहीं है कि बोर्ड लड़का है और मेंबर्स लड़की हैं तो कोई भी एक दूसरे को प्रपोज कर दे, वो चक्कर नहीं है भाई। ये तो अप्रूविंग अथॉरिटी है कि डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, उन्होंने अप्रूव करना बस। अच्छा नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है कि वो अपने तौर पे प्रपोज कर दें। जो हमने लॉ में पढ़ा वो उसने ये कहा जी कि डायरेक्टर्स जो है ना वो रिकमेंड करेंगे, तो ये फैसला डायरेक्टर्स के पास है रिकमेंड करने का। आगे चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। जो परचेजिंग कंपनी शैल विद इन 5 डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, 2 दिन में आपने अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद 5 दिन का टाइम है, उसमें आपने क्या करना है, डिस्पैच करने हैं रजिस्टर्ड मेल या कोरियर के थ्रू या ईमेल के थ्रू ऑल मेंबर्स को, इंक्लूडिंग कस्टोडियन ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड अदर सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल शेयर्स whose names appear on the register of members। उनको जितने भी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं आपने उन सबको फिर ये 3 चीजें भिजवानी नीचे लिखी है। ऑफर लेटर आपने भिजवाना है, पब्लिक अनाउंसमेंट भिजवानी है जो कि शेड्यूल 2 के ऊपर होगी, और आपने अगर टेंडर ऑफर आप कर रहे हैं अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं तो आपने एक टेंडर फॉर्म भी भिजवाना है। ठीक है जी। उसके बाद 5 में कहता है कि ऑथराइज ऑफिसर जो है वो उसके पास 15 डेज का टाइम है, जब परचेज आपकी क्लोज हो जाए तो वो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द कमीशन एससीसीपी को, और वो फॉर्मेट जो शेड्यूल नंबर 4 में वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे वहाँ पे जमा करवाना है। तो ये था जिसका प्रोसीजर सिंपल था, जिसके अंदर उसने शेयर होल्डर की मीटिंग की बात की, फिर उसने अनाउंसमेंट की बात की, फिर उसने डिस्पैच की बात की, और एंड में उसने कहा जी आप हमारे पास एक रिपोर्ट जो है वो जमा करो। नेक्स्ट है जी परचेज प्रोसीजर फॉर टेंडर ऑफर। शेयर परचेज करने के 2 तरीके हमने पढ़े हैं, उनका भी नाम हमने पढ़ा है, एक है टेंडर ऑफर और एक है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने टेंडर ऑफर के थ्रू परचेज करना है तो उसका जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ते हैं, जो क्या प्रोसीजर है।
वेयर द परचेज इज मेड थ्रू अ टेंडर ऑफर फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड। तो ये आपने प्रोसीजर अपना फॉलो करना है। वो ये है कि परचेजिंग कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले एक एस्क्रो अकाउंट खोलना है विद द शेड्यूल्ड बैंक। एस्क्रो अकाउंट ये होता है कि उसके अंदर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अगर अगली पार्टी ने ये कंडीशन मीट कर दी तो आपने से अगली पार्टी को दे देना है, और अगर पार्टी ने कंडीशन मीट ना की तो आपने पैसे हमें वापस कर देने हैं। यानी कि वो एक कस्टोडियन के तौर पे बैंक काम कर रहा है एस्क्रो अकाउंट ओपन करके। तो हम वहाँ पे पैसे जमा करवाएंगे, आपके नीचे जितने शेयर आएंगे, अगर शेयर आ गए तो आप उनको पैसे दे दीजिएगा, शेयर ना आए तो आप हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो पहले नंबर पर आपने अपना अकाउंट खोल लेना है। फिर कंपनी ने क्या करना है नेक्स्ट कि एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द परचेज पीरियड उसने एक डिपॉजिट वहाँ पे रखना है जो कि 25% होएगा। जितनी भी आपने अमाउंट के शेयर परचेज करने ना, उसकी 25% अमाउंट आपने वहाँ पे बैंक में पहले से रखवा देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने जमा करवा देंगे परचेजिंग कंपनी ने एस्ट्रो अकाउंट में एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोज ऑफ द परचेज पीरियड। जो परचेज पीरियड आपका क्लोज होना उससे 3 दिन पहले तक आपने अमाउंट वहाँ पे जमा करवा देंगे। फिर परचेजिंग कंपनी ने डेजिग्नेटेड सीडीसी अकाउंट अपना ओपन कर लेना। शेयर जो टेंडर किए जाएंगे फॉर सेल इन फिजिकल फॉर्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले शेयर जो एक्सेप्ट किए जाएंगे। शेयर शैल बी टेंडर्ड थ्रू द शेयर टेंडर फॉर्म टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो शेयर जो है वो टेंडर किए जाएंगे एक फॉर्म के साथ अटैच करके या फॉर्म फिल करके टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड द शेयर टेंडर फॉर्म मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द परचेज पीरियड। तो ये जो फॉर्म है ना, ये आपके पास परचेज पीरियड क्लोज होने से पहले कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। विद इन 5 days ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द परचेज पीरियड द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट। तो उसने 5 दिन के अंदर पीरियड क्लोज होने से पहले, परचेज पे क्लोज होने के बाद 5 दिन का उसका टाइम है, तो लिस्ट तैयार करेगा जिसमें वो शेयर होल्डर्स के नाम लिखेगा जिन्होंने अपने शेयर दिए, उन्होंने कितने शेयर टेंडर किए बेचने के लिए कि हम ये शेयर बेचना चाहते हैं, और फिर कंपनी ने कितने शेयर एक्सेप्ट किए उसने ये अपनी जो लिस्ट है वो तैयार करनी है। एक क्वेश्चन आ गया कि पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा फिर स्पेशलाइजेशन पास होगी या रिमेनिंग अमाउंट क्या है इस अकाउंट में। तो पहले ही 25% जमा करवा दिए हैं। पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर जो है वो स्पेशलाइजेशन पास होगी। उसके बाद आपने अपना, जब आपका शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे तो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले बैंक अकाउंट खोलें और अकाउंट खोल के उसमें आप 25% जो है वो जमा करवा देंगे। उसके बाद चलते हैं जी नंबर एच के ऊपर। सारा आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। अच्छा जी, एक्चुअली कहता है कि वेयर द शेयर्स टेंडर फॉर सेल बाय द शेयर होल्डर्स एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर्स अनाउंस्ड टू बी परचेज्ड। कि उन्होंने अनाउंस किया कि हम फॉर एग्जांपल 10 मिलियन शेयर परचेज करना चाहते हैं, लेकिन जो शेयर टेंडर हो गया आपके पास वो 10 मिलियन के बजाय 20 मिलियन की लोगों ने कहा यार ये थोड़ा अच्छा मौका मिला शेयर बेचने का, कंपनी खरीद लिया, तो 20 मिलियन शेयर आपके पास आ गए। तो उस केस में आपने क्या फॉलो करना है उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को टेस्ट कर लें ताकि स्टूडेंट के जहन में वो क्लियर हो जाए, फिर वो आगे हम चलें। वो क्वेश्चन है कि 25% बाद में या रिमेनिंग अमाउंट। देखिए सबसे पहले जब आपने अपना अकाउंट ओपन किया तो आपने कहा कि मैंने 10 मिलियन शेयर परचेज करने हैं और फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर है, तो 100 मिलियन बन गए। 100 मिलियन पे आप 25% बनता है 25 मिलियन रुपीज़, वो आप पहले ही जमा करवा देंगे। बाकी जो रिमेनिंग 75% है वो उसके लिए उन्होंने टाइम दिया हमें एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोज ऑफ द परचेज पीरियड। तो बाकी आपने परचेज डेट खत्म होने से 3 दिन पहले तक वहाँ पे जमा करवा देंगे। लीजिए अब केस ये है कि आपने परचेज करे थे 10 मिलियन शेयर्स, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गई 20 मिलियन शेयर्स की, तो उस केस में आपने क्या करना है। ये जो वैल्यू है ये जो डायरेक्टर्स प्राइस डिसाइड करेंगे कि हमने किस प्राइस पे परचेज करने हैं, उस प्राइस के मुताबिक आपने अमाउंट जमा करवाना है। अच्छा जी, तो अब अगर ज़्यादा लोग अपने शेयर बेचना चाहते हैं और आप कम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये देखें कि जिन लोगों के पास 500 शेयर्स थे, उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं अगर वो आप अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उन तमाम एप्लीकेशंस को अकोमोडेट कर लें और उन लोगों के शेयर परचेज़ कर लें। एग्ज़ाम्पल को हम एक्सेल के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये पता नहीं स्क्रीन आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? हो गई। तो एक मिनट इसको कहता हूँ।
और आपके पास एप्लीकेशन आ गए 20 मिलियन शेयर्स की, ठीक है। और ये 20 मिलियन की जो आपके पास एप्लीकेशन आई है, इस तरीके से आई हैं कि 500 शेयर लोग बेचना चाह रहे हैं आपको, 20,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 शेयर थे, वो आपको अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं, और 10,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास 1,000 शेयर है, वो आपको बेचना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये आपको बन गए 20 मिलियन शेयर्स की डिमांड आई है। लॉ ये कह रहा है कि अगर आप 500 की तमाम एप्लीकेशन अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो 10 मिलियन शेयर परचेज करने हैं, तो ये जो मैंने केस बनाया इसके अंदर हम ये 500 वाली अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अकोमोडेट अगर कर सकते हैं तो उसने कहा जी आप इन सब एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप वो ये कह रहे हैं जी कि ये अगर अकोमोडेट नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पे 500 वाले 20,000 नहीं बल्कि 500 वाले 30,000 है, तो अब आप इन 500 वाले तमाम के तमाम लोगों के शेयर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो 10 मिनट बाय करने हैं, क्योंकि वसीम और रसूल को अगर समझ वसीम और रसूल आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट, ठीक है जी। तो 500 वाले इस केस के अंदर आप सारी अकोमोडेट नहीं हो सकती। अगर उसने कहा जी अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फिर करेंगे बैलेटिंग, यानी कि कुरानंदाजी करेंगे, फिर जिसका नाम निकलेगा उस पर शेयर बाय कर लेंगे। अब हम चलते हैं रेवोल्यूशन की तरफ वापस, और अली आप अपना माइक अगर ऑन कर लें तो थोड़ा टाइम बचेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अप टू 500 की बात हो रही है ना H1 में? हाँ जी जी, एक मिनट। मतलब 500 तक शेयर किसके पास है? हाँ 500 तक का थ्रेशोल्ड है, वहां तक अगर उन सब लोगों को दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन अगर एक भी एप्लीकेशन ज्यादा आ गया है तो फिर वो कहता है कि आप क्या करेंगे, बैलेटिंग करेंगे फिर। सर आगे नीचे कह रहा है all applications for 500 shares cannot be accommodated, then balloting by authorized officer will be conducted among applications for 500 shares only। पहले अप टू की बात कर रहे हैं, नीचे सिर्फ 1 को पहले नहीं नहीं नहीं, ये इसी की बात करें आप। जी जी जी। यहाँ पर आप ये समझे कि यहाँ पर भी वो अप टू लिखना चाह रहा था, हाँ शायद, या इसके साथ लास्ट ठीक है, लाइन देखें ये ना, फॉर 500 शेयर्स ओनली, एंड वाली लाइन जस्ट। ये चूंकि बेरेक्ट आपके सामने, अगर हम इसको यहाँ पर अगर अप टू लिख दें तो समझना आसानी हो जाएगी। हाँ जी सर, फिर लास्ट लाइन में भी लिखेंगे अप टू। हाँ वहाँ पे भी लिखेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन बेरेक्ट में भी अप टू नहीं है, वो सिर्फ यही है लेकिन 500 आपने शेयर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, इतनी बारीकी में वो नहीं जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप सबसे पहले 500 तक की जो एप्लीकेशन है उनको अकोमोडेट कर दें। सही तक की यानी। हाँ जी, 500 तक की सही, को अकोमोडेट कर दें, बैलेटिंग की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा के लोग आ गए हैं और फिर आपने बैलेटिंग कर देनी है, ठीक हो गया। ठीक है जी सर। आप उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 पे कहता है देयर ऑल एप्लीकेशंस फॉर अप टू 500 शेयर्स हैव बीन अकोमोडेटेड एंड शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर परचेज। ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके शेयर जो हैं वो भी अवेलेबल फॉर परचेज हों 500 को अकोमोडेट करके। वो कैसे होगा, वो मैं आपको एक्चुअली उसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आ गया आपके पास, ऐसे एप्लीकेशन आएंगे। तो आप सबसे पहले इनके शेयर ये नजर आ रहा है आप लोगों को नहीं? मेरे ख्याल से नजर आ रहा है क्योंकि चेयर बॉक्स में हो जाता है, ठीक है जी। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इनके शेयर बाय कर लेंगे, तो आपने 2.5 मिलियन शेयर बाय कर लिए। आप उसके बाद जो बाकी शेयर बच गए हैं वो बच गए 7.5 मिलियन शेयर्स। तो ये जो 1000 वाले ना, फिर वो कहता है आप इनके अंदर कुरानंदाजी कर लें, ये अकोमोडेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई होती है एप्लीकेशन, तो फिर इनको भी सबको मिल जाने तो कुरानंदाजी की जरूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन अगर यहाँ पर एप्लीकेशन थोड़ी सी कम आई होती तो फिर वो कह रहा जी इनको भी देखे तो इनकी फिर कुरानंदाजी करें। तो एक स्टेप आप डाउन जाते जाएंगे, जो छोटे शेयर होल्डर हैं उनके आपने पहले बाय करने हैं और बड़े शेयर होल्डर के आपने बाद में बाय करने हैं। और जहां पर भी कोई मसला फंस जाए यार किसके बाय करें, वहां पर आप कुरानंदाजी करें। कहाँ तक गया हुआ है, 2000 शेयर तक। 2000 शेयर्स तक जाने के बाद वो ये कहता है कि उसके बाद जितने भी आगे आएंगे ना, फिर आप अपना ये सिस्टम ना बनाएं। आप फिर क्या करें कि अगर उसके ज़्यादा भी शेयर अवेलेबल हो गए हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर परचेज कर लें फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स। जिनके पास जिन्होंने 2000 से ज़्यादा जो लोग बेचना चाह रहे थे, उनकी फिर आप करेंगे प्रो रेटा बेसिस के ऊपर बाय कर लेंगे। यानी कि जितने शेयर परचेज करने वाले बाकी हैं और जितने लोग आएंगे उसको डिवाइड करके तो हर एक के प्रोपोर्शनेट आप उनसे डिवाइड कर लेंगे कि जहाँ जितने शेयर हम आपसे बाय करें।
इसके बाद ये चलते हैं आई के ऊपर। आई पे कहता है जहां पर आपको शेयर टेंडर किए गए फॉर सेल बाय शेयर होल्डर आर लेस देन द मिनिमम मार्केटेबल लॉट। मार्केटेबल लॉट क्या होती है? कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं मार्केटेबल लॉट में? एनी आइडिया? तो मेरा कहना जी 500, वसीम रसूल का भी कहना 500 और जैन अली का कहना भी 500। अगर शेयर की मार्केट प्राइस 100 रुपए से कम हो तो 500 की मार्केटेबल लॉट होती है। बिल्कुल ठीक। और अगर उसकी प्राइस ऊपर चली जाए तो फिर उसकी लॉट कम हो जाती है, 100 पे आ जाती है। फिर जैसा कि बाटा है ना, बाटा का शेयर इतना महंगा है कि उसकी जो मार्केटेबल लॉट है वो 20 शेयर्स है, कि आप 20 शेयर के अंदर भी ट्रेडिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शेयर की मार्केट प्राइस के हवाले से तो उसकी मार्केटेबल लॉट होती है। तो नॉर्मली वो 500 शेयर, उससे ज़्यादा कम है 500 शेयर है। तो उसने कहा कि जो शेयर उसने कहा था जी मेरे शेयर ले लें, अगर वो मार्केटेबल लॉट से कम थे, मिसाल तौर पे 500 की मार्केटेबल लॉट है, उसको उन्होंने कहा जी मेरे आप 400 शेयर ले लें। तो उस केस में कहता है कि जी आप 500 शेयर्स या मार्केटेबल लॉट, विच एवर इज लेस शैल बी एक्सेप्टेड। तो 500 से कम या 100 से कम या जो भी उसकी लॉट है उससे कम आपने फिर एक्सेप्ट नहीं करना। ये भी कहता है जो पेमेंट है फॉर एक्सेप्टेड शेयर्स शैल बी मेड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर आउट ऑफ द एस्ट्रो अकाउंट। और 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर आपने पैसे उसको दे देने। और अगर आप शेयर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम आप शेयर नहीं बाय कर सकते और हम रिटर्न कर देने विद इन 7 डेज, 7 दिन का टाइम है, या पैसे दे दें या शेयर दे दें, कोई एक चीज़ आप दे दें। दानिश का कहना है कि शेयर प्राइस वाली बात रिपीट कर दें। शेयर प्राइस एंड मार्केटेबल लॉट, कि जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की ट्रेडिंग हो रही होती है ना, वो मल्टीपल ऑफ शेयर्स में हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर शेयर की प्राइस 100 रुपए से कम है तो 500 के मल्टीपल में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप या शेयर 500 खरीदेंगे या 1000 खरीदेंगे या 1500 खरीदेंगे, वो 500 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो मिनिमम लॉट होती है 500 शेयर्स, अगर 100 रुपए से कम हो। 100 रुपए से अगर ऊपर चली जाए प्राइस तो फिर उसकी मार्केटेबल लॉट चेंज हो जाती है, वो आप 100 के मल्टीपल में भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर अगर प्राइस आपकी और ऊपर जाती जाए तो आप 20 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं। जिस कि मैंने बाटा की एग्जांपल दी, उसका शेयर इतना महंगा है कि उसकी जो मार्केटेबल लॉट है वो 20 शेयर्स है उसकी मार्केटेबल लॉट। तो जो कंपनी हमने शेयर बाय बैक कर दिया उसने देखना कि उसकी मार्केटेबल लॉट क्या है, तो वो फिर अपनी मार्केटेबल लॉट के हिसाब से उसने शेयर बाय बैक करना। किसी बंदे का माइक ऑन। ले जब चलते हैं, अगर आपने सोशल के थ्रू शेयर परचेज करने हैं, ऐसा करते हैं छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट्स की। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने सोशल के थ्रू शेयर परचेज करने हैं तो फिर क्या मैकेनिज्म होएगा। तो क्लास हमारी स्टार्ट होगी 9:24 के ऊपर।
लीजिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक अली का क्वेश्चन आया कि सेक्शन 5I में जहां अप टू 500 का HI कवर्ड है, वहाँ भी कंडीशन लगी कि मार्केटेबल लॉट के इक्वल हों शेयर फिर परचेज कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, अली तो बहुत कीनली पढ़ रहा है। अली का कहना यह है कि यहाँ पर जब उसने ये कह दिया कि आपने मार्केटेबल लॉट या 500 शेयर से कम परचेज नहीं करने, तो यहाँ पे उसने अप टू वाला लफ्ज़ मिलवा दिया। क्योंकि यही आप कह रहे हैं ना, अगर इसको हम डिलीट करके पढ़ लें तो फिर आसानी से पढ़ा जाएगा। हाँ जी, परचेज पीरियड जो है वो सेक्शन नंबर रेगुलेशन नंबर 7 में है, वहाँ पे हम चलते हैं, लेकिन पहले जरा 6 को पढ़ लें। 6 में वो ये कह रहा है कि परचेज अभी मेड थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल सी हैं कि आपने शेयर परचेज करना है थ्रू द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है वो उनका एक अपना ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, जहाँ पर बायर एंड सेलर्स होते हैं, वो अपनी डालते हैं, जब हम इस कंपनी के इतने शेयर इस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। दूसरा डाला, जब हम इस कंपनी के इतने शेयर प्राइस पे परचेज सेल करना चाहते हैं, वापस उनकी फिर ट्रांजेक्शन जो है वो नॉक ऑफ हो जाती है। तो आपने उस सिस्टम के थ्रू परचेज करनी है। बी में कहता है कि बिड्स फॉर द परचेज शैल नॉट बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर एंड द लास्ट हाफ आवर ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन। जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर ये आधा आधा घंटा पहले और आधा घंटा एंड में जो बच जाता है उसके अंदर आपने परचेज नहीं करने अपनी शेयर्स। ये था जी प्रोसीजर ऑफ परचेज थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज। उसके बाद जी नई आपका क्वेश्चन आगे आ गया जी, परचेज पीरियड क्या होगा। अगर तो आप परचेज करना चाह रहे हैं थ्रू टेंडर ऑफर, यानी कि अखबार में इश्तिहार देंगे, तो उसके लिए आपके पास 30 दिन का टाइम है। और लॉ के अंदर इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जितने भी दिन दिए गए ये दिन स्टार्ट किस दिन से होंगे। तो ये स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ऑफर लेटर। जब आपने ऑफर लेटर डिस्पैच कर दिए उस दिन से स्टार्ट होंगे, ना ही बोर्ड मीटिंग और ना ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज करना चाहते हैं शेयर्स, तो उसके लिए उसने कहा है कि ये पीरियड आपका स्टार्ट होएगा शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आप बराए मेहरबानी परचेज करना शुरू कर दें। स्टॉक मार्केट के ऑटोमेटेड जो उनका सिस्टम है उसके थ्रू आप 7 दिन के अंदर परचेज करना शुरू कर दें। और आप कब तक परचेज करते रहेंगे? क्लोजिंग टाइम क्या है? शैल क्लोज विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब वो आसानी ये आपके लिए कर देता कि जिस दिन से डेट स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से आगे कोई दिन बता देता जिस दिन के बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन उसने आसानी पैदा नहीं की, उसने कहा जी आप 90 डेज काउंट करें, जिस दिन आपके शेयर होल्डर ने अप्रूव किया था ना उस दिन से आप काउंट करेंगे। ठीक है। और अगर आपकी डेट परचेज पहले कंप्लीट हो गया, 10 मिलियन शेयर आपने पहले परचेज कर लिया तो पहले खत्म हो जाएगा, वरना 90 दिन के बाद ये पीरियड आपका खत्म हो जाएगा। उस दिन में जितने भी शेयर परचेज किए गए हैं उतने ही आप शेयर बायबैक कर सकते हैं। हाँ भी नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, हो गया हो गया। और अच्छा जी, सारा का कहना है कि स्टार्टिंग बेंचमार्क और है और एंडिंग बेंचमार्क और है। ये कंफ्यूजिंग है जी। ये इसलिए रखा गया कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ताकि वो ये सही लिखें और वो पास हो जाए। जो पढ़ने वाले नहीं है वो क्या करेंगे, वो यही बेंचमार्क बना लेंगे, तो वो फेल हो जाएंगे। तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि अब आपने इसको पढ़ लिया। और एक क्वेश्चन आया है सालिहा का के व्हाट डज इट मीन बाय टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर एक आपको मैं दिखाता हूँ जी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि टेंडर ऑफर किसे कहते हैं। ये जेएस इन्वेस्टमेंट्स का शायद आपने नाम सुना है। इन्होंने अपने शेयर बायबैक करने थे जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? तो ये होता है जी टेंडर। कहाँ चला गया? ये है जिसका टेंडर। टेंडर नोटिस फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये 2015 में इसने अपने शेयर बायबैक करने थे, 25 मिलियन शेयर्स बायबैक करने थे और प्राइस थी 18 रुपीज़ की। तो इस तरह हमने अखबार में इश्तिहार दिया, अगर जो भी अपने शेयर बेचना चाहता है वो हमें अपने शेयर बेच दे, 18 रुपये के हिसाब से हम अपने शेयर खरीद लेंगे। अब सेकंड आपको नजर आ रही होगी, हम रूल रेगुलेशन में वापस आ गए। अब अगला क्वेश्चन ये है जी कि शेयर की प्राइस क्या होगी जब आपने बाय करना है। तो लॉ ये कहता है कि जब आप परचेज करेंगे थ्रू टेंडर ऑफर, तो उस केस में जो आपकी परचेज प्राइस है वो प्राइस है जो बोर्ड रिकमेंड करेगा और मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन ये जो प्राइस है इट शैल नॉट बी लेस देन दी preceding 5 trading days weighted average price of the shares। अब यहाँ पर उसने ये जो 5 ट्रेडिंग डेज दिए हैं ये इसने टेंशन डाल दिया, क्योंकि बोर्ड जब रिकमेंड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर बोर्ड रिकमेंड करता है, बोर्ड की मीटिंग है 14 जुलाई को, कि शेयर परचेज किए जाएं, तो बोर्ड आज की 5 दिन पुरानी प्राइस रिकमेंड करेगा। फिर आपकी एजीएम होनी है 30 दिन के अंदर, 30 डेज के बाद तो प्राइस चेंज हो जानी है। फिर आपके शेयर होल्डर्स ने प्रूव करना है कि जी इसको परचेज किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे एक अनोमली रह गया कि ये 5 दिन जो लेने ये कौन से वाले लेने हैं।
ट्रेडिंग डेज बेसिकली होते हैं जो कि आप संडेज और सैटरडेज को निकालें जिन समय ट्रेडिंग हुई है, उन 5 दिनों को आप यहाँ पे ले लेना। और यहाँ पे 5 दिन की बात कर रही है, थोड़ा सा इसको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा, ये कौन से ट्रेडिंग डेज हैं, ये क्या बोर्ड मीटिंग से पहले वाले हैं, क्या ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले वाले 5 दिन है, या कि जब आप परचेज करने लगे उससे पहले वाले 5 दिन है, ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है। नंबर 2 पे कहता है जो आपने स्टॉक शेयर परचेज करनी है उसकी प्राइस क्या होगी, वो शैल बी मेड एट दी स्पॉट या करंट शेयर प्राइस। अगर आप स्टॉक शेयर के थ्रू खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर फिर आप एक प्राइस के ऊपर जो भी स्टॉक मार्केट में चले उसके ऊपर आप खरीद लेंगे। दानिश का कहना है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ 18 लिखा था इन जेएस के केस में, जेएस का केस में दोबारा खोला है और हाँ जी वहाँ पे लिखा हुआ है एट मैक्सिमम प्राइस ऑफ रुपीज 18। तो ये हमारी मैक्सिमम प्राइस है, इसके ऊपर हम अपने शेयर बायबैक करेंगे। तो जिन्होंने लेने वो ले लें। मैक्सिमम का वर्ड सही लगता है कि वो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने 18 रुपये के ऊपर लिए थे, क्योंकि उन्होंने 18 रुपये कहा कि उससे कम पे कोई उनको देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप चलते हैं रेगुलेशन की तरफ वापस, और एक दो क्वेश्चन जिनको एड्रेस करके फिर हम चलते हैं नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि ऐसा लग रहा है कि स्पेशल एजुकेशन वाली मीटिंग के 5 दिन पहले ट्रेडिंग डेज। अच्छा जी, ये असम्पशन है, इसको मैं थोड़ा सा इसको देख के फिर ये मैं अपने क्लास में एड्रेस कर दूंगा। नहीं मैं कहना कि सोशल में कोई डिपॉजिट नहीं रखना। जो हमने स्टॉक एक्सचेंज की बाइंग का तिकड़ा पढ़ा था, प्रोसीजर उसका ये है स्टॉक एक्सचेंज, और उसने उसके अंदर जो रेगुलेशन 4 की कंडीशन है वो लगाई हुई है कि आपने उनको फॉलो करना है। और जो रेगुलेशन नंबर 4 है नहीं, उसके अंदर अगर आप अंदर जाएं तो वहां पर ये वाली बात नहीं है। हाँ जी, वो टेंडर ऑफर वाले केस में आपने बैंक अकाउंट में रखना है, सोशल वाले के अंदर आपने वो नहीं रखना। आप मार्केट से परचेज करते जाएंगे, उनको पेमेंट करते जाएंगे। सारा का कहना है कि कुछ क्लियर करना है। अच्छा, वो 5 दिन वाला वो बात क्लियर हो जाएगा। वो मेरा कहना है कि डायरेक्टर मीटिंग से पहले ही होगा, तभी तो वो प्रपोज कर सकेंगे। जी, ये मेरा का थोड़ा सा रेलिवेंट लग रहा है, लेकिन इसको मैं चेक करके नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि एनोमली है तो इसको कैसे एड्रेस किया गया। एक बल्कि एग्जांपल और है मेरे पास, एक मिनट उसको मैं ओपन करता हूँ, वहां से हम इस क्वेश्चन को चले मैं उसको देख के ना फिर आपको बाद में बता दूंगा कि हम थोड़ा सा कवर कर लें। और भी कंपनी ने शेयर बायबैक किए हैं, आरिफ हबीब ने किए हैं, निशात और ने किए हैं। नंबर 9 पे चलते हैं कि अगर आप ट्रेजरी शेयर के तौर पे रखते हैं तो आप उसको मैक्सिमम उसकी होल्डिंग के बारे में आपको देते हैं। जो आपके टी शेयर्स हैं शैल नॉट एट एनी टाइम एक्सीड 20% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द परचेजिंग कंपनी। जो आपका पेड अप कैपिटल है उसके 20% से ज्यादा आप शेयर परचेज करके ट्रेजरी शेयर के तौर पे नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि जहां पर परचेजिंग कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, जो कि हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ शेयर्स होती हैं आगे आगे रेगुलेशंस के अंदर, कि आपके क्लास ए शेयर और क्लास बी शेयर है। तो जब आप ये टी शेयर परचेज करेंगे वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20% ऑफ द टोटल इशूड एट एनी टाइम एंड पेड अप शेयर ऑफ सच क्लास ऑफ द शेयर्स। तो जिस क्लास के भी आप शेयर परचेज करें ना उसके 20% से एक्सीड नहीं करने चाहिए, और उससे अगर एक्सीड नहीं करेंगे तो टोटल इशूड की यहाँ पे बात ना भी लिखता तो ये वैसे ही कंप्लाई हो जाती है। तो जब आप क्लास ए के 20% से ऊपर शेयर नहीं ले सकते तो टोटल के 20% से तो एक्सीड कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि टोटल हमेशा दोनों ए और बी का मिलाएंगे तो वो ज्यादा ही होगा। नंबर 3 पे चलते हैं। द ट्रेजरी शेयर्स शैल बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द परचेजिंग कंपनी इन अ सीडीसी ब्लॉक अकाउंट इन फ्रीज फॉर्म। अच्छा, आपने वो सुना है कि माह रमजान के महीने में कोहे सफा की पहाड़ी पे चढ़ के आबे जमजम का पानी पीना चाहिए, यानी कि माह रमजान का महीना में या महीना लगाना चाहिए या रमजान लगाना चाहिए, और कोहे सफा की पहाड़ी पे या कोफ लगाना चाहिए या पहाड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ब्लॉक अकाउंट या लगाना चाहिए था तो या फ्रीज फॉर्म लगाना चाहिए। क्या आप बेसिकली उन शेयर्स को लॉक रखेंगे, ये वो कहना चाह रहा है। आप सीडीसी में अपने नाम पे रखें और वहां पर लॉक करवा दें शेयर वो, ताकि ट्रेड ना हो सके। जो ट्रेजरी शेयर्स शैल नॉट बी प्लेस्ड अंडर कोलैटरल आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपने किसी बैंक को इनके ऊपर लिए या चार्ज क्रिएट करवा के आपने कर्जा में लेना, ये आपके शेयर जो है अनएनकम्बर्ड होने चाहिए, इसके ऊपर कोई चार्ज ना। और नंबर 5 को कहता है कि any shares allotted as fully paid bonus shares in respect of the treasury shares shall be treated as treasury shares for the purpose of these regulation and shall be held in the name of company। तो अगर बोनस शेयर आपने दिया तो वो भी आपने सीडीसी के अंदर ले जाना है। नहीं मैं कहना कि ब्लॉक अकाउंट में थे पर रहते होते शेयर्स, नहीं समझा यार। नहीं, मेरे ख्याल से वही कहना है कि ब्लॉक फॉर्म में फ्रीज कर देंगे तो उनको ठंड लगेगी शेयर्स को, ये शायद कहना चाह रहा सर ये कह रहा हूँ कि वो तैर रहे होते हैं शायद इसलिए उसने लिखा है फ्रीज फॉर्म। है। अच्छा ठीक है, तैयार नहीं देना उसने, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये था प्रोसेस प्रोसीजर। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है रेगुलेशन का। इसके लिए ना मैंने क्या किया कि क्लास एक्टिविटी तैयार की है। वो तरीका ये होगा कि आपने इसकी करनी है रीडिंग ए से लेके GHIJKL तक, ठीक है जी। फिर मैं एक्टिविटी ओपन करूंगा और एक्टिविटी होगी कि इसमें ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आपके सामने आ जाएगी। आपने फिर चैट बॉक्स में उस उन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, और आपने उसमें एवरीवन को रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ मुझे रिस्पॉन्ड करना ताकि दूसरे लोग आपको कॉपी ना करें। तो जी आपको दिए जाते हैं 10 मिनट्स, आप इसकी रीडिंग करें यहाँ से। जब आप ये पढ़ लें तो मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, ठीक है जी। तो रीडिंग करके फिर आपने अपनी वो क्लास एक्टिविटी करनी है। रीडिंग करने से पहले क्वेश्चन आ गया, उसको एड्रेस करते हैं। अगर शेयर होल्डर पार्टली परचेज करें और कंपनी बाय बैक में चली जाए तो उसका क्या
होगा कि अगर शेयर होल्डर पार्टली परचेज करें, शेयर होल्डर्स ने तो जी परचेज नहीं करनी, शेयर होल्डर ने पहली बात सेल करनी, ठीक, और कंपनी बाय बैक में चली जाए। यार ये उमर माइक ऑन करके बता दो, समझ नहीं आई भाई। इसलिए इसमें शेयर होल्डर ने अपने शेयर बेचने हैं कंपनी को। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर अगर उसने इनिशियली उसने परचेज इस तरह किए हुए हैं कि वो पार्टली पेड है, पार्टली पेड शेयर्स तो अब अलाउड ही नहीं है भाई, पहले होते थे अलाउड। लेकिन सर अभी भी अगर वो उसमें सब्सटेंशियल वो जब आप उसमें फर्दर इशू में जाते हैं तो उसकी काफी सारी रिस्ट्रिक्शन है ना कि वो सॉरी वो डिस्काउंट किया सॉरी हाँ वो डिस्काउंट है, जो शेयर की फेस वैल्यू आपने फुली पे करनी होती है, सही या डिस्काउंट अगर होगा तो वो शेयर फिर भी वो 10 रुपये का ही होगा। चलें ठीक है थैंक यू तो सर। पार्टली पेड शेयर्स नहीं है, ठीक है जी, ले जाओ, ओके। 20% हो गया। अब आप ये 10 नंबर का जो रेगुलेशन है पूरा पढ़ना शुरू करें।
आप इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लें दानिश अली, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन जो एड्रेस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, उसके बाद आपके लिए मैं एक्टिविटी को करता हूँ ओपन। क्वेश्चन यहाँ पे आया मेरे ख्याल से, क्यों मेरे लिए ऐसे ही है? या कोई और क्वेश्चन है? जी, ये बेसिकली बात कर रहा है कि जब आपने अगर कोई ट्रेजरी शेयर लिए हुए थे और आप अगर उनको बाद में बेचने का जो राइट होता है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप वो शेयर बेचते हैं तो आपने उसकी भी आपने डिस्क्लोजर देना अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर। पहले आपने ट्रेजरी शेयर परचेज किया, बाद में आपने उनको सेल कर दिया। ठीक है, ले जब आपके सामने मैं एक्टिविटी ओपन करता हूँ और आपने प्राइवेट में रिप्लाई करना है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ये आपके सामने आ गया। अब आपने, ये ओपन बुक नहीं है ये क्लोज बुक एग्जाम है। हाँ जी, आप अपनी नहीं बुक्स, मजा नहीं आएगा, इसको बंद करें किताबों को, आप इनसे थोड़ी मेमोरी का टेस्ट लें। तो बताएं जी, ए के अंदर क्या लिखना है? आपने ए लिखना है और साथ आप अपना आंसर आपने डाल देना है। जी, कासिम ने इसका जवाब सही दिया है और जहरा ने भी जवाब ठीक दिया, मुहसिन हसन ने भी ठीक दिया, नुमान भी ठीक, वेरी गुड, जैनुल आबिदीन का जवाब बिल्कुल ठीक है और सर का जवाब भी ठीक है, एहसन रज़ा का जवाब भी ठीक है। बी में क्या है जी? आपने साथ लिखना और वो डाल देना। बी में ओके गुड। ले जी, जहरा, जैन, वसीम, नुमान, सालिहा, फारिज और उस्मान, इकबाल, कोई भी अभी तक ऐसा स्टूडेंट नजर नहीं आया जिसने इसका गलत जवाब दिया हो। सबका जवाब ठीक है। ओके, किताबें तो नहीं खोली नहीं यार किताबें आपने बंद रखनी है भाई। सी में क्या लगेगा? ले जी, सी का सबने जवाब दे दिया, वानडे, वेरी गुड। अब आप आ जाइए सी के बाद डी पे, वेरी गुड। ले जी, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और एक जवाब भी गलत नहीं आ रहा, ऑल दो के लोग प्राइवेट अप्लाई कर रहे हैं, वंडरफुल। डी का जवाब आ गया 10 डेज। डी के बाद आप ई के ऊपर आ जाए। तो मेरे ख्याल किताब का कमाल नहीं होना चाहिए, या आपकी मेमोरी का कमाल होना चाहिए, तो किताब को जरा बंद रखें। इतने सही जवाब आने के बाद वैसे मुझे भी शक पड़ रहा है कि ये चक्कर क्या है। देखिए, एक स्टूडेंट ने, बल्कि दो ने, बल्कि एक नहीं, ई का जवाब दिया है अमाउंट और एक ने दिया प्राइस, बाकी सबने दिया परसेंटेज। तो सारा का जवाब दिया परसेंटेज। तो जिन्होंने अमाउंट या प्राइस किया है तो वो जरा अपने क्वेश्चन को बाद में, आप इसको मैं भी ओपन कर दूंगा थोड़ी देर में, इसके क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। एफ पे आएंगे, एफ पे का है। माशाल्लाह जी, नुमान ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे पहले जवाब दे देता है। या तो ये इसको पेपर पहले लीक हो गया था, या इसने ध्यान से पढ़ा था, और ये एफ का जवाब में लोग थक गए हैं। जी, एफ के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट का यहाँ, क्योंकि पीछे से ही पता चला पब्लिश कॉपी की जब बात आई है तो हमने जो रूट्स में आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी थी, तो उसके यहाँ पे जिक्र होगा। तो उसके बाद चलते हैं जी एफ के बाद जी के ऊपर। जी में आपके ख्याल से क्या यहाँ पे आना चाहिए?
जी में क्लोजर ऑफ परचेज पीरियड, और इस पे मुख्तलिफ किस्म किसी ने क्लोजिंग पीरियड लिखा और किसी ने क्लोजिंग पीरियड लिखा है। ठीक है, जब आपका परचेज क्लोज होगा उसके बाद आप देना। जी एच आ गया। एच में जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर्स। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी आई, जे और के को पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए इस पर आपको तंग नहीं करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके आंसर जो है वो दिखा देता हूँ। जो डिलीट हुआ है ना, ये इसके आंसर थे। ले जी, इसके बाद अब चलते हैं। एक क्वेश्चन आया कि 2020 में जो अमेंडमेंट आई हैं बाय बैक में, वो कौन सी हैं? सिर्फ वो 25% वाली है। 2020 के अंदर जो आई है वो ये 20% वाली ही लग रही है। अभी हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन एड्रेस करने के बाद। ये फिर तंग करना शुरू हो गया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। सेक्शन 88 पे अब चलते हैं। इसके अंदर एक जो मेजर चेंज है, जो कि अगर ये अप्रूव हो जाती है नेशनल असेंबली से, वो है सब सेक्शन 9 के अंदर। सब सेक्शन 9 में, ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है? बस ये आखिरी चीज डिस्कस करके हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि टेंडर ऑफर के थ्रू आप अपने शेयर जो है वो बाय बैक नहीं कर सकते। तो इसका भी मतलब ये हुआ कि रेगुलेशन के अंदर टेंडर ऑफर के हवाले से जो भी बातें की गई हैं वो सारी की सारी पे डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ उसने एक ही तरीका बताया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला। तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहता था। बाकी की क्लास को अब हम करते हैं यहाँ पे आज के दिन खत्म, और नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लास होगी जिसमें हम इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे।